यानी धारा 46 में बता रखा है कि गिरफ्तारी कैसे होगी। जैसे कोई महिला होगी, उसको न सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन, यानी एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर किसी लड़की की उम्र 18 से कम है और उसकी शादी करवाते हैं तो उस पे धारा कौन सी लगेगी? 198। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, बस आपको वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना है। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी आईपीसी की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सीआरपीसी, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये होगा राम और ये होगा श्याम। श्याम ने राम को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन राम मरा नहीं। अब श्याम ने राम को मारने की कोशिश की है ना जान से, तो इस पे कौन सी धारा लगेगी? आईपीसी की 307। यानी जो आईपीसी है इसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी, ठीक है। लेकिन सीआरपीसी में क्या है? जो श्याम ने राम को मारने की कोशिश की है ना, जो पुलिस अधिकारी है ना, वो जांच करेंगी कि ये बात सच है या नहीं। वो क्या करेंगे? एविडेंस इकट्ठा करेंगे और फिर देखेंगे कि दोषी कौन है। एक आसान भाषा में समझो, ये हो गया आईपीसी, ये हो गया सीआरपीसी। आईपीसी में सिर्फ क्या है, अगर किसी ने किसी को मारने की कोशिश की तो उस पे कौन सी धारा लगेगी ये बता रखा है आईपीसी में। लेकिन उसकी जांच करना कि उस बंदे ने उसे मारने की कोशिश की भी है या नहीं, उसके लिए सबूत इकट्ठा करना और फिर आखिर में पता लगाना कि दोषी कौन है, ये सब किस में है? सीआरपीसी में। यानी सीआरपीसी का क्या काम है? जो अपराध किया है उसकी जांच करना, उसके लिए सबूत यानी एविडेंस इकट्ठा करना और फिर आखिर में उन सबूतों के आधार पर यह पता लगाना कि दोषी कौन है। आगे आपको बात समझ में? वैसे इसकी परिभाषा क्या है? जब कोई भी अपराध होता है उसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। और इसी प्रक्रिया के बारे में सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। और सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सीआरपीसी को क्रिमिनल लॉ भी कहते हैं। और सीआरपीसी 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया था। इस समय इसमें 37 तो अध्याय हैं यानी चैप्टर हैं और 484 धाराएं हैं, यानी ये एक बुक होगी। इसमें क्या है? 37 तो चैप्टर हैं और बात करें पेज की तो पेज हैं 484। तो आगे बात आपको समझ में। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट धाराओं के बारे में। जो सीआरपीसी है इसकी धारा 144, इसमें क्या है? किसी भी राज्य या शहर में 4 या 4 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, उन पर रोक लगाती है धारा 144। और ये कब लगाई जाती है? ये धारा लगाई जाती है हिंसा दंगे को रोकने के लिए या फिर आपातकालीन स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है धारा 144। उसके बाद धारा 41B, ये लगाई जाती है गिरफ्तारी की प्रक्रिया या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य हैं। यानी इसमें क्या होता है? जो अधिकारी गिरफ्तार करने आया है ना, उसका कर्तव्य बनता है कि वो जिसको गिरफ्तार करके ले जा रहा है उसको अपना नाम पता सब बताए, ताकि उसकी पहचान हो सके कि ये कौन से पद का अधिकारी है। जब कोई अधिकारी उसको गिरफ्तार करके लेके जाता है तो उसके किसी परिवार या दोस्त के सिग्नेचर होते हैं। अगर किसी ऐसी जगह से गिरफ्तार किया जाए जहां यह संभव न हो तो गिरफ्तार व्यक्ति के कहने पर अधिकारी को उसके किसी दोस्त या फिर परिवार वाले से बात करानी होती है। तो इसी को कहा गया है गिरफ्तारी की प्रक्रिया या फिर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य हैं। और ये सारी डिटेल मैंने साथ के साथ दे दी है। इससे क्या होगा? आपको इसे समझने में आसानी होगी। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद धारा 41D, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है।
देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये पूछ लेगा आपातकालीन के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है, तो कौन सी लगाई जाती है 144, या फिर सीआरपीसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है सीआरपीसी कब लागू हुई। इसलिए आपको हर बात ध्यान से सुननी है। उसके बाद है धारा 46, इसमें क्या है, गिरफ्तारी कैसे की जाए, यानी धारा 46 में बता रखा है कि गिरफ्तारी कैसे होगी। जैसे कोई महिला होगी, उसको न सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद है धारा 51, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया। जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके पास जो भी सामान होता है वो रख लेते हैं, और जब उसकी जमानत होती है तो उसको वो सारा सामान लुटा देते हैं। धारा 55A, गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी जो अधिकारी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके गया है तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल कौन करेगा, वो अधिकारी। उसके बाद है धारा नंबर 1, इसमें क्या है, आईपीसी के बारे में संक्षिप्त में बता रखा है, यानी आईपीसी के बारे में इसमें पूरी डिटेल में बता रखा है कि आईपीसी क्या है। और सीआरपीसी की धारा 2 में क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। धारा नंबर 8 में क्या है, महानगर क्षेत्र, यानी कोई भी राज्य सरकार जिसके शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो गई है वह उस शहर को महानगर घोषित कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 9, इसमें क्या है, सेशन न्यायालय। इस धारा में क्या बताया गया है कि कोई राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित कर सकती है। धारा 29 है दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट देश के, यानी इसमें बता रखा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कौन सी सजा दे सकता है। उसके बाद धारा 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां, यानी इसमें बता रखी हैं जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उसकी क्या शक्तियां हैं। धारा नंबर 37 है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, यानी इस धारा के अंदर बताया हुआ है कि जो जनता है यानी लोग हैं वो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस की सहायता कब कर सकते हैं। जैसे कोई चोर भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है तो जनता उस चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकती है। धारा 41 में क्या बताया हुआ है, पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, यानी बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कब, वो सब इसमें बता रखा है। धारा 41A में क्या है, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना, यानी जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होना है उसको पहले से सूचना दी जाती है कि भाई तेरे को इतनी तारीख को आना है, तो उसी तारीख को उसको हाजिर होना पड़ता है। ये सब बातें बता रखी है 41A में। धारा 48, इसमें क्या है, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए वारंट निकला हुआ है तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है, इसी के बारे में इस धारा में बता रखा है। धारा 54, इसमें क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। इसमें बताया गया है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। धारा 55A में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 57 में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। उसके बाद है धारा 61, समन का प्रारूप, यानी इस धारा में यह निर्धारित किया जाता है कि जिस अपराधी को समन भेजना है यानी सूचना भेजनी है कि भी तेरे को इतनी तारीख को आना है, उसका प्रारूप क्या होगा वो सब इसमें बता रखा है। धारा 70 में है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। वारंट पे क्या होता है, जो न्यायालय के अधिकारी हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं और मोहर लगी होती है। धारा 83, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, यानी इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति भाग गया है उसकी संपत्ति की नीलामी की जाती है। धारा 91, दस्तावेज या अन्य चीजों के पेश करने के लिए समन। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दस्तावेज कम पड़ने पर या फिर और दस्तावेज यानी और सबूत पेश करने के लिए समन भेजा जाता है, यानी सूचना दी जाती है। धारा 125 में क्या है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। इसमें बताया हुआ है माता पिता, पत्नी और बच्चे के पालन पोषण के आदेशों के बारे में बता रखा है। धारा 126 में क्या है, प्रक्रिया। अगर वो व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी या फिर बच्चों का पालन पोषण नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है धारा 126 के तहत। धारा 127 में क्या होता है, उस महिला को या फिर बच्चे को मासिक भत्ता दिया जाता है, और उसे कौन देता है, उस बच्चे का बाप या फिर उस महिला का पति।
उसके बाद धारा 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, यानी जहां पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां पर शांति का खतरा हो या फिर हिंसा होने का खतरा हो तो वहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। धारा 130 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग, इसमें क्या होता है, आर्म्ड फोर्स लगाई जाती है। धारा 131 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियां, इसमें क्या बता रखा है, सशस्त्र बलों के अधिकारियों की शक्तियों के बारे में। धारा 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया, यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में न पेश किया जा सके तो क्या होगा, तो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति के बारे में मजिस्ट्रेट को बताना होगा। उसके बाद है धारा 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना, यानी सबूत की कमी के कारण उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना, ये बता रखा है धारा 169 में। उसके बाद है धारा 170 जब सबूत पर्याप्त हो तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना, यानी सबूत पूरे होने के बाद मामला कहां पर भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट के पास। धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट करना, जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली तो पुलिस वहां पर पहुंचेगी, वहां पर तहकीकात करेगी किसने आत्महत्या कैसे की, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, अगर कोई यात्रा के दौरान अपराध करता है तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा, 183। धारा 188 भारत के बाहर किया गया अपराध, ये आता है धारा 188 के तहत। उसके बाद धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन, यानी एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर किसी लड़की की उम्र 18 से कम है और उसकी शादी करवाते हैं तो उस पे धारा कौन सी लगेगी, 198। धारा 306 सह अपराधी को समाधान, इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट अपराधी को समाधान भी दे सकता है। धारा 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्तियां। धारा 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, अपराधी का मेडिकल करवाया जाता है, अगर वो मेडिकल में दिमागी रूप से सही नहीं पाया जाता यानी पागल होता है तो उस व्यक्ति पर धारा 330 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना, इसमें क्या होता है, जो पागल व्यक्ति होता है अगर उसके नातेदार या फिर कोई मित्र उसको ले जाना चाहता है तो उसे उसको सौंप दिया जाता है। धारा 357C पीड़ितों का उपचार, इसमें क्या है, चाहे कोई सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, उन सभी अस्पतालों को किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार या फिर कोई चिकित्सीय उपचार फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा और घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। उसके बाद धारा 358, इसमें क्या है, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर, इसमें क्या होता है, अगर राम पर श्याम केस कर दे लेकिन वो सिद्ध न हो तो राम के जितने दिन खराब हुए हैं उस दौरान उसका कितना नुकसान हुआ, इस सब की भरपाई कौन करेगा, श्याम। धारा 359 असंज्ञेय मामलों में खर्च देने के लिए आदेश। उसके बाद धारा 416 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना, इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद धारा 420 वारंट किसको सौंपा जाए, इसमें बताया गया है जो वारंट है वो किसको सौंपा जाता है, तो ये जेल में सौंपा जाएगा जेलर को। उसके बाद 425 धारा 425 में क्या है, वारंट कौन जारी कर सकेगा, यानी वारंट कौन जारी कर सकता है, तो ये कौन कर सकता है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी, यानी इसमें बता रखा है कि कोई व्यक्ति किन मामलों में जमानत ले सकता है। उसके बाद है धारा 437, इसमें क्या बताया गया है, अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती है, यानी ऐसा अपराध जिसकी जमानत नहीं ली जा सकती उसमें भी जमानत कब ली जा सकती है, वो सब बातें बता रखी हैं धारा 437 में। इसके अलावा जो सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं उन सभी के नाम मैंने लिख दिए हैं और साथ में ये भी लिख दिया है कि वो कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक हैं, जैसे
जो पहला चैप्टर है यानी पहला अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक। ये है 1 से लेकर 5 धारा तक। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी मैंने लिख रखे हैं और ब्रैकेट में लिख दी है इनमें कौन सी धाराएं आती हैं। तो आप इसको भी देख के चले जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूछ लेगा जो अध्याय 11 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है 149 से 53। या फिर नाम पूछ लेगा, क्या नाम है इसका, पुलिस का निवारक कार्य है। तो ये 37 के 37 आप जरूर देख लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीआरपीसी की धाराएं। आप इनको कर जाना, आपका हरियाणा पुलिस में एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या एसआई का। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने आईपीसी और हरियाणा के विभाग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नोट्स स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, अगर आप वो चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये सभी नोट्स सेंड कर देंगे। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।